नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां किसानों की दूसरी किश्त सीएम बघेल जो है वो जारी करेंगे। 26 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें, गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को भी आज सीएम भूपेश बघेल राशि जारी करते हुए नजर आएंगे। तो हितग्राहियों को 1750 करोड़ की सीएम सौगात देंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राशि जारी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो ये बड़ी खबर इस समय रायपुर से है। आपको बता दें, हितग्राहियों को 1750 करोड़ की सीएम यहां सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो किसानों की दूसरी किश्त जो है सीएम बघेल जारी करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राशि जारी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। मेरी सहयोगी रायपुर से नेहा हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, किसानों को दूसरी किश्त सीएम भूपेश बघेल जारी करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ पूरे कार्यक्रम? बिल्कुल, आज के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम की यदि हम बात करते हैं तो आज राजीव गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश के किसानों, गौपालकों, गौठानों, गौठान समितियों, महिला समूहों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। 1750 करोड़ की सौगात आज महिला समूह किसानों को भी यहाँ पर दी जाएगी। जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदेश के 26 लाख से भी अधिक किसानों को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये जो है इनपुट सब्सिडी की दूसरी किस्त आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जारी करेंगे। इसकी पहली किस्त 12,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की जो पहली किस्त है प्रदेश के 26 लाख किसानों को मिल चुकी है और आज उसी इनपुट सब्सिडी की दूसरी किस्त दी जानी है, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली कार्यक्रम के माध्यम से उनको जो है जारी करेंगे। और ये जो राशि है वो 17 करोड़ से भी अधिक की जो राशि है वो जो है आज किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। तो ये जो कार्यक्रम है वो सीएम हाउस में रखा गया है। जो है सुबह 11 बजे जो है ये कार्यक्रम होगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली लोगों से भी जुड़ेंगे, किसानों और महिला समूहों से भी बात करेंगे। गौठान योजना के अंतर्गत जो गोबर और गौमूत्र की जो राशि है वो भी जो है गौपालकों को और महिलाओं को दी जाएगी। गौपालकों को भी 5,000 करोड़ से भी अधिक की राशि जो है आज दी जानी है। ये सभी जो आज राशि दी जानी है इसकी पहली किस्त का भुगतान हो चुका है और आज जो है गौठानों और महिला समूह को दूसरी किस्त दी जानी है। इसके साथ ही जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होंगे। ये पूरा कार्यक्रम सीएम हाउस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और वर्चुअली जुड़कर उनसे बातचीत भी करेंगे। गौठान योजना के अंतर्गत कई महिलाओं को इसका जो है सीधा लाभ हुआ है। जो भी महिलाएं इनसे जुड़ी हुई हैं उनको भी जो है आज एक सौगात जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा होनी है। इसके साथ ही उनके अन्य कार्यक्रमों की बात करते हैं तो एसडीजी जो टास्क फोर्सिंग का विमोचन कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथ होगा, ये भी कार्यक्रम सीएम हाउस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। तो ये दो कार्यक्रम जो है वो आज देखे जाएंगे। मुख्य रूप से राजीव गांधी की जो जयंती है उसके अवसर पर हितग्राहियों को ये आज सौगात, एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है सौगात सीएम भूपेश बघेल देते हुए नजर आएंगे। इन्हें हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जो छत्तीसगढ़ में लगातार स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रायपुर में 5 और दंतेवाड़ा में 1 मरीज मिला है। तो प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 96 पहुंच चुकी है। तो रायपुर में अब तक 51 मरीज मिल चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा मंडराता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। रायपुर में 5, दंतेवाड़ा में 1 मरीज सामने आए। तो प्रदेश में स्वाइन फ्लू मरीजों की संख्या 96 पहुंच चुकी है और रायपुर में अब तक 51 मरीज जो हैं स्वाइन फ्लू के वो सामने आ चुके हैं। तो ये बड़ी खबर रायपुर से। मेरी सहयोगी रायपुर से नेहा हमारे साथ लगातार बनी हुई। नेहा, छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा जो है वो कम होता हुआ यहाँ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार जो है वो केसेस सामने आते जा रहे हैं। बिल्कुल, स्वाइन फ्लू के मामले जो है छत्तीसगढ़ में लगातार सामने आ रहे हैं। खास तौर से रायपुर जो है वो स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ पर भी जो है कल पिछले 24 घंटे में 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की बात करते हैं तो 15 जिले इस वक्त स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं और दंतेवाड़ा जिले से भी एक नए मरीज जो है वो सामने आया है। दंतेवाड़ा जिले से जो स्वाइन फ्लू का मामला आया, ये पहला मामला सामने आया है। रायपुर राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती
बढ़ती नज़र आ रही है। यहाँ पर 55 से अधिक जो मरीज है वो स्वाइन फ्लू के हैं और एक्टिव मरीजों की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक्टिव मरीज भी जो है वो निजी अस्पतालों में भर्ती है, जिनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के 15 जिले सबसे ज़्यादा हैं, इनमें रायपुर मुख्य रूप से है, दुर्ग, धमतरी और कांकेर, उसके बाद राजनांदगांव, ये जिले भी हैं जहाँ से स्वाइन फ्लू के मामले देखे गए हैं। पिछले 1 महीनों में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 4 या 5 मरीजों से स्वाइन फ्लू की शुरुआत हुई थी और 1 महीने में ही इसका जो आंकड़ा है वो 96 पहुंच चुका है। राज्य एपिडेमिक कंट्रोल द्वारा लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है, सतर्क रहने की बात की जा रही है, लेकिन अगर उन अन्य चीज़ों की हम बात करते हैं तो देखा जा रहा है कि स्वाइन फ्लू के जितने भी मामले हैं सरकारी अस्पतालों में किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये दावे किए जा रहे हैं राज्य एपिडेमिक कंट्रोल द्वारा कि सरकारी अस्पतालों में तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन यदि मरीजों की हम बात करते हैं तो टेस्टिंग को लेकर के वे निजी अस्पतालों का ही सहारा ले रहे हैं और इस तरीके से अभी जो है आने वाले दिनों में भी इसका जो खास वजह माना जा रहा है तो राजधानी रायपुर जो है स्वाइन फ्लू का इस समय हॉटस्पॉट बनती हुई नजर आ रही है। नेहा हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। 5 संभागों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। सरगुजा, बिलासपुर संभाग में अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं बस्तर संभाग में भी भारी बारिश की संभावना जो है वो इस समय जताई जा रही है। तो 5 संभागों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, तो वहीं बस्तर संभाग में भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। रायपुर से मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, छत्तीसगढ़ में हम देख रहे थे लगातार बारिश ने कहर बरपा रखा था, लेकिन इसी बीच दोबारा मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल, अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर से छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर और सरगुजा संभाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में भारी से भी अति भारी बारिश की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने व्यक्त की है और इस संभागों में सतर्क बरतने की जो चेतावनी है वो भी मौसम विशेषज्ञों द्वारा दी गई है। अगर हम बात करते हैं अचानक से मौसम बदलने का, तो एक निम्न मौसम का जो सिस्टम है, जो मानसून द्रोणिका है, एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण से मौसम ने अचानक करवट ली है। बीते दिनों से गर्मी का भी सामना लोगों को करना पड़ा था। भारी बारिश के बाद से अचानक से बारिश रुक जाना और फिर से जो है मौसम का एक्टिव होना, इस तरीके की मौसम की जानकारी जो है वो लोगों तक भी पहुंचाई जा रही है। मौसम विशेषज्ञ द्वारा लगातार लोगों को अलर्ट रहने की कहा। राजधानी रायपुर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है भारी बारिश के बाद से कई जगहों में बाढ़ की हालात भी बने थे। कई गांवों में जो है इस जलभराव की स्थिति बनी थी, जिसके बाद से लोगों को सामना करना पड़ रहा था। और आज जो है आज से फिर यही स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी रायपुर संभाग के अलावा कई मैदानी इलाकों में भी भारी से भी अति भारी बारिश की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने व्यक्त की है। तो इस तरीके की जो मौसम को अपडेट देखने के लिए आज पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा है। कहा कि बीजेपी को 15 साल तक मौका मिला। आगे कहा कि बीजेपी ने कभी देवगुड़ी नहीं बनाया। तो गुरु घासीदास जी के तपोभूमि पर विकास कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ी चीजों को विकसित किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए बयान दिया है। सांस्कृतिक पहचान है, उसको हम देश और दुनिया के सामने ला रहे हैं। हमारे आदिवासी संस्कृति 15 साल इनको मौका मिला, कभी देवगुड़ी नहीं बनाए, कभी गोटुल नहीं बनाए। कबीर पंथ के आप देखेंगे जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, वहाँ दामाखेड़ा में 22 करोड़ रुपए का वहाँ तालाब निर्माण कर रहे हैं। गुरु घासीदास जी के जो तपोभूमि है उसका विकास के काम हमने हाथ में लिया है। तो जितने भी यहाँ जैसे बौद्ध सर्किट में आप कहेंगे सिरपुर का, उसको विकसित कर रहे हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ का राम वनगमन पर्यटन पर्पस है, तो छत्तीसगढ़ से जितनी जुड़ी चीज़ें हैं उस सबको हम सामने ला रहे हैं।
एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बहती हुई नदी है। आगे कहा कि समय समय पर बदलाव होता रहता है, नए चेहरे, नया खून लाया जाता है। आगे कहा कि कांग्रेस डबरा का पानी है जो दुर्गंध मारने लगता है। भारतीय जनता पार्टी एक बहती हुई नदी है और उसमें हमेशा नए लोगों को जोड़ना, नए खून को जोड़ना, युवा मोर्चे के माध्यम से और नए नए प्रकल्प करना। और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा बहता हुआ पानी होता है जिसको सब लोग स्वीकार करते हैं, जिसको पीते हैं। कांग्रेस अब जो है वो डबरे का पानी हो गया, उसमें सड़ान जमा रही है और इसलिए अब उसको कोई भी उपयोग नहीं कर रहा है। खबर रायपुर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को लेकर सीएम निवास का घेराव होगा। आगे कहा कि 24 अगस्त को भाजयुमो प्रदर्शन करेगी, तो बेरोजगारी के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करे कांग्रेस सरकार। आगे कहा कि विकास के कोई काम प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। बता दें, प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जो हमारी युवा इकाई है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी में बेरोजगारी के विषय को लेकर के हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं। और 24 तारीख का ये जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक जंगी प्रदर्शन है, विशाल प्रदर्शन है। अब बड़ी खबर कोरबा से है, जहां उपचार के दौरान महिला और बच्चे की मौत हो गई और मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की और पूरे वारदात जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। आपको बता दें, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया था, लेकिन इलाज के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। तो कुछ वक्त बाद परिजनों ने डॉक्टर से माफी भी मांगी। तो परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई, आपको बता दें, लेकिन कुछ वक्त बाद परिजनों ने डॉक्टर्स से माफी भी मांगी। देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो परिजन हैं वो अस्पताल में हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। जब सारी बातें परिजनों को बताई गई, सब उन्होंने कहा कि आप ठीक है सर, हम समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को, ये होता है और हम चाहते हैं कि इसको हम घर ले जाएं। हमने बोला देखिए आप घर ले जाएंगे लेकिन हमको पुलिस इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी क्योंकि एज अ रूल है। तब मैंने पुलिस इन्फॉर्मेशन की तैयारी करवाई और इनको बोला कि आप आगे की कार्रवाई थाने से होगी, आप उनसे बात कर लीजिए। उसके 2 घंटे के बाद इन्होंने थाने में बहुत सारी बहस की। उसके अचानक से 1.5-2 घंटे बाद जब मैं लंच कर रहा था तो बाहर काफ़ी हल्ला हुआ, तो पता चला इन लोग 15-20 लोग आके मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, सर को पकड़ लिया और स्टाफ को भी। यहाँ एनकेएच हॉस्पिटल कोरबा में शांति व्यवस्था भंग होने के संबंध में सूचना मिली थी कि डॉक्टरों के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं करके, तो उसके संबंध में हम तत्काल मौके पहुँचे थे। क्या जानकारी मिली, क्या बताया डॉक्टर? जानकारी ऐसा प्राप्त हुआ कि एक महिला थी पुष्पा, उसका डिलीवरी ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने यहाँ हंगामा वगैरह किया था, ये सूचना प्राप्त हुई थी। तो छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही से सामने आया है, जहां हाथियों के दल ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो आपको बता दें कि 22 हाथियों का दल कोरबा जिले से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सीमा पर पहुंच गया है, जिसमें एक हाथी पहले से अपने दल से भटककर जिले की सीमा में बसे पसान के चंद्रोटी गांव में एक ग्रामीण युवक को कुचलकर मारने के बाद मरवाही वनमंडल के नाका गांव में विचरण कर रहा है। तो वहीं पहले से ही 3 हाथियों का तीसरा दल मरवाही के उसाड़ गांव में पहले से मौजूद है और ग्रामीण किसानों के घर और खेतों में लगे फसलों को जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वहीं सरगुजा के मैनपाट के बरदाड़ में रिहायशी इलाके में हाथी के घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल जो है
वो देखा जा रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और गजराज वाहन से लगातार सायरन भी बजाया जा रहा है, लेकिन इससे भी हाथियों पर किसी तरह का असर नहीं दिखाई दे रहा, जिसके बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने की चेतावनी भी दे दी है। एक और बड़ी खबर जशपुर से है, जहां हाथियों ने बाइक सवार पर हमला कर दिया। हाथी के हमले में एक युवक की मौत हो गई है तो दूसरा युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आपको बता दें, आपको ये भी बता दें कि एक बाइक पर 3 युवक सवार थे। तो दुलदुला वन परिक्षेत्र के हल्दीमुंडा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां हाथी के हमले से एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो एक बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिसमें से एक युवक की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया गया। तो चलिए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर राजनांदगांव से है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा और निरीक्षण किया। बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों को राहत देने जिला प्रशासन को निर्देश भी दिए। तो इस दौरान राजनांदगांव एसडीएम अरुण वर्मा भी मौजूद रहे। तो वहीं ग्रामीणों ने बाढ़ से नुकसान हुए घरों और समस्याओं को लेकर राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष को आपबीती बताई। कहा कि 7 दिन के भीतर लोगों को राहत देने की बात कही। निगम क्षेत्र के 5 वार्ड मोहा, सिंगदई, मोहर, हल्दी, नंदई वार्डों में बाढ़ का पानी घुसा है, जिससे लोगों को नुकसान हुआ है और उनके घरों को भी नुकसान हुआ है। और बता दें, किसानों के जो सब्जियां लगाई गई थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। आज दौरा करने के पश्चात हम लोगों ने देखा कईयों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं पूर्ण रूप से, कईयों के मकान में दरार आ गई है। बहुत से किसानों की जो सब्जी के खेती करते थे उनका पूरा नुकसान इस बाढ़ के कारण हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उन्हें निर्देशित किया है कि तत्काल प्रकरणों को बनाएं और जाकर लोगों को देखें और सत्यापन करें और लोगों से मिलें और उनकी पीड़ा को समझें और उनका जो मुआवजा है वो 7 दिन के भीतर उनको प्रदान करने का निर्देशित हम लोगों ने उनको किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश फिलहाल थम गई है, लेकिन किसानों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ का पानी उतरते ही बस्तर में कई जगहों से फसल खराब होने की जानकारी सामने आ रही है और बाढ़ से सबसे ज्यादा असर इंद्रावती नदी के किनारे किसानी करने वाले ग्रामीणों को हुआ है। तो इंद्रावती नदी के साथ ही सहायक नदी नालों का जलस्तर लगातार 3 दिन बढ़ा हुआ दिखाई दिया और बारिश में काफी बढ़ गया था। यही वजह है कि इंद्रावती नदी से लगे हुए हजारों एकड़ खेत में तकरीबन 5 से 6 फीट तक जल भराव की स्थिति बनी हुई थी। तो बस्तर में बने बाढ़ के हालातों के चलते 1.5 दर्जन गांव में तकरीबन 500 लोगों को राहत शिविर में रखने की नौबत आ गई थी। तो वहीं फिलहाल अब बाढ़ का पानी उतरते ही राहत शिविरों से ग्रामीण अपने अपने घरों को वापस लौटने लगे हैं और बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा राशि भी वितरित होनी शुरू हो गई है। हाँ, पूरा फसल है बर्बाद है। अभी तक सर्वे का काम हुआ है? नहीं हुआ है। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है सर। राजस्व विभाग से? नहीं, कोई नहीं आया है। नहीं तो हमको फिर पता नहीं रहेगा कि अपना कि क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग फिर अभी कुछ ना कुछ भी हम लोग को देने से अच्छा हो जाएगा ना। कम से कम कुछ भी उसके लिए जो खड़ा होने के लिए खाद भी चाहिए, नहीं तो कुछ भी उसका दवाई कुछ भी चाहिए तो हमको चाहिए ना अभी, नहीं तो फिर उतना हमारा कौन देगा फिर। खबर गरियाबंद से है, जहां फिंगेश्वर ब्लॉक मुख्यालय से संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्र छात्राओं ने नाराजगी जाहिर की। नगर के जर्जर मंगल भवन के 1 में संचालित कक्षा में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो छात्र छात्राओं ने शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कर व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग की ओर से लाखों की लागत से भवन बनाने की प्रक्रिया विगत 3-4 साल से जारी है। बावजूद विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते आज तक निर्माणाधीन भवन प्रशिक्षण संस्था को सुपुर्द नहीं किया गया है। यहाँ चेयर की कमी है सर, सीट नहीं है जिससे कुछ लोग, और ऊपर से पंखे की कमी है और भवन भी बहुत तो जर्जर हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। कुछ सूचित हम बहुत बार कर चुके हैं पर यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है सर।
भवन हमारा बन चुका है, इंजीनियर बोलते हैं आप ले लो भवन को, पर वहाँ पे आधा अधूरा काम है, पंखा नहीं लगा है अभी भी वहाँ पे, और वो बोल रहे हैं कि आप ले लो उस भवन को। पर इस स्थिति में हम कैसे ले, हमारा काम ही पूरा नहीं हुआ है भवन का, और इस स्थिति में बच्चों को वहाँ पे लेके जाना मुश्किल है, असंभव है। ठेकेदार लोगों को बोलते हैं कि सर आप लोग पहले शिफ्ट हो जाइए, फिर उसके बाद हम लोग लगाते रहेंगे बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हम वहाँ शिफ्ट कैसे हो जाएंगे? अभी बच्चों की पढ़ाई अव्यवस्थित है। बच्चों की पढ़ाई अभी अव्यवस्थित है सर। कुछ बच्चे को हम शिफ्ट वाइज में बुलाते हैं और कुछ को नहीं बुला रहे हैं, नए वाले को अभी बुला ही नहीं रहे हैं। खबर अंबिकापुर से है, जहां बाल संप्रेक्षण गृह का दौरा करने सरगुजा आईजी अजय यादव पहुंचे। बाल संप्रेक्षण गृह का जायजा लिया और सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कलेक्टर कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता मौजूद रहीं। जी सर, और एसपी मैडम और जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी। वही एक तरह का जायजा लेना था, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। बच्चों से बातचीत हुई, बच्चों को आईजी सर के द्वारा समझाइश दी गई कि आपके पास पूरा जीवन पड़ा हुआ है, तो कुछ स्किल्स आप यहाँ पे डेवलप कर लें। व्यवस्थाओं को लेके ठीक ठाक मैं संतुष्ट हूँ। व्यवस्थाओं को लेके जो सुरक्षा के कुछ, जैसा एसपी मैडम ने बताया कि कुछ और गार्ड्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो बढ़ा दिया जाएगा। ये निरीक्षण बार बार चलता रहेगा और हम आते रहेंगे। आकस्मिक निरीक्षण बाल संप्रेक्षण गृह का किया गया। यहाँ पे जो बच्चे निरुद्ध हैं विभिन्न केसेस में, उनके साथ सामान्य बातचीत और उनका देखरेख के विषय में बातें की गई। और कुछ जो माइनर केसेस में बच्चे निरुद्ध हैं, चोरी और इत्यादि केसेस में, उनका पूरा केस फाइल देख के उनको जल्द रिहाई हो। सुरक्षा का प्रावधान रहता है, तो तैनाती कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसमें भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जगदलपुर में न्यायिक कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और इस दिन कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई नहीं होगी और ना ही कोर्ट खुलेगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र ने समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और हड़ताल के दौरान हड़ताली कर्मचारी जगदलपुर न्यायालय में ड्रेस कोड में रैली निकालेंगे और कृषि उपज मंडी पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। दरअसल ये फैसला न्यायालय में कर्मचारी की हुई आपात बैठक में लिया गया। तो 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर रहेंगे, तो कोर्ट नहीं खुलेगा और ना ही कोर्ट में किसी तरह की सुनवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। खबर दुर्ग से है, जहां चक्का जाम करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दुर्ग पुलिस ने 40 के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो निर्माण एजेंसी के सुपरवाइजर ने केस दर्ज कराया है। तो गुरुवार को छात्रा की मौत के बाद से लगातार ग्रामीण जो थे वो नाराज थे, जिसके बाद ये पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें 40 लोगों के खिलाफ केस जो है वो दुर्ग पुलिस ने दर्ज किया है। तो चक्का जाम करने वालों पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। निर्माण एजेंसी के सुपरवाइजर ने पूरा मामला जो है, जो केस है वो दर्ज करवाया। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां करंट की चपेट में आने से बस ड्राइवर की मौत हो गई। ट्यूबवेल चालू करने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। तो बटन में और आसपास में करंट प्रभावित हो रहा था, जिसके चलते युवक हादसे का शिकार हो गया। तो हसौद थाना क्षेत्र के बस स्टैंड तालाब किनारे की पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि हसौद पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो करंट की चपेट में आने से बस ड्राइवर की मौत हो गई। आपको बता दें हसौद पुलिस लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है। सरगुजा जिले के मैनपाट तहसील कार्यालय के राजस्व अधिकारियों का कारनामा सुर्खियों में है। यहां एक जीवित महिला को राजस्व विभाग के आरआई और पटवारी ने जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया। अपनी जमीन पर अपना अधिकार पाने के लिए महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर तहसील कार्यालय में सीमांकन की अर्जी लगाई थी, लेकिन जब महिला और उसके बेटे को नोहरी बाई के मृत होने और परिवार पलायन की जानकारी मिली तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई।
इसे लापरवाही कहे या मिलीभगत, भोले भाले ग्रामीणों से दस्तखत कराकर महिला के मृत होने का पंचनामा बना लिया गया और जीवित महिला को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। बहरहाल एसडीएम ने मामले पर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने का हवाला दिया है। इसमें जो तहसीलदार से जानकारी ली गई है उसमें ये पता चला है कि इसमें मृत घोषित नहीं किया गया है। उसमें कोई कन्फ्यूजन थी जिसकी वजह से ये बात ऐसे सामने आई थी। उस महिला ने सीमांकन के लिए लगाया हुआ था, जो कि सीमांकन किया गया है और सीमांकन का रिकॉर्ड वगैरह उनके नाम से दुरुस्त है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको मृत घोषित कर दिया गया है। अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई आरआई या पटवारी के पास ऐसा कोई पार नहीं है जिससे वो किसी को मृत घोषित कर सकें। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।